आज बात करने जा रहे हैं तीन नए चमकदार स्टॉक्स की जो दोस्तों शेयर बाजार के नए मेहमान बनकर आए हैं। लेकिन इन्होंने दोस्तों आते ही ऐसा धमाका किया है कि पुराने जो प्लेयर्स हैं वो चौंक गए हैं। लिस्टिंग के दिन देखेंगे तो इन्वेस्टर्स को इन्होंने जबरदस्त फायदा दिया है। लेकिन दोस्तों असली कहानी तब शुरू होती है जब दोस्तों एफआईज और डीआईज जैसे बड़े प्लेयर्स इनमें काफी जबरदस्त मूवमेंट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या दोस्तों इन्होंने देखा है जो इन कंपनियों में इतनी जबरदस्त होल्डिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं? इसमें क्या कोई सिग्नल छिपा हुआ है या कुछ और बात है? तो दोस्तों इसी को इस वीडियो में देखेंगे और देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी दोस्तों दिलचस्प होगा। और दोस्तों हर इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि दोस्तों क्या ये सिर्फ एक लिस्टिंग लॉलीपॉप था या ये स्टॉक्स फ्यूचर के पोटेंशियल कंपाउंडर बनने की रेस में शामिल हो चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों ये है कि तीनों का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है और उनमें कुछ कॉमन फैक्टर भी है जिसको देखेंगे और जानेंगे। वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। मेरे तरफ से कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो ये कंपनी में प्रमोटर के पास काफी बड़ी हिस्सेदारी है। बाकी एफआईज और डीआईज के पास भी ठीक ठाक हिस्सा है और पब्लिक के पास आप देखते हो तो 20-21% का हिस्सा पब्लिक के पास भी है। और मार्केट कैप काफी छोटा है तो इसका मतलब है रिस्क काफी बड़ा है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कंपनी का अगर बिजनेस को देखेंगे, कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस है ऑपरेटिंग बाय सेलिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलिंग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर बैटरीज एंड यूपीएस सिस्टम्स। तो ये कई सालों से ये करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपीएस में इनका काम है, बैटरी में काम है इनका। और दोस्तों ईपीसी जो प्रोजेक्ट होता है ग्रीन एनर्जी का, उसमें भी इनका काम है। तो काफी इंटरेस्टिंग इनका बिजनेस होता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस कंपनी पर स्टडी करने की जरूरत है। वहीं पर बिजनेस सेगमेंट में इनका देखेंगे मैन्युफैक्चर पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट जैसे ये देखेंगे तो सिस्टम यूपीएस सिस्टम्स, इन्वर्टर्स, लिथियम आयन बैटरी पैक्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये सारे जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। और फ्यूचर में जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी का सेगमेंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो इनका बिजनेस भी ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड रिवर्स लॉजिस्टिक, तो थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट है होता है जैसे जो जो पुरानी बैटरीज रहती है उसको भी ये लोग लेते हैं और वो रिसाइकल कर उसे मतलब उसका भी ये लोग रिसाइकल के लिए जब ये लोग भेजते हैं उसमें से काफ़ी अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हुए नजर आते हैं। और ये लोग अगर कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उसका दोस्तों ये एएमसी भी लेते हैं। सपोज मान लीजिए ये लोग ने इन्वर्टर्स दिया है तो इन्वर्टर्स कुछ समय बाद वो पुराना भी हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम भी आ जाएगा। तो ये लोग प्रॉब्लम अगर आएगा तो ये लोग मतलब ये साल भर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको एएमसी लेते हैं। तो वहां से भी इनको अच्छा खासा पैसा जनरेट वहां से भी मतलब होता हुआ नजर आता है। सोलर एपीसी भी देखेंगे तो सोलर ईपीसी में भी इनका काफी शानदार बिजनेस होता हुआ नजर आता है। और इस सेगमेंट में भी ये काफी तेजी से ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को देखेंगे तो इनका दोस्तों महाराष्ट्र में इनकी दो फैसिलिटीज है, एक वसई में है और दूसरी भिवंडी में है। और दोस्तों ये कंपनी को देखेंगे टोटल इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है 2024 तक 2,15,500 केवीए तक तो है। और दोस्तों आप देखेंगे कि किस यूनिट से कितना कैपेसिटी इनका यूज हो रहा है। से इनके पास जो इनका यूनिट 1 है, यहाँ से देखेंगे यूपीएस इन्वर्टर्स का, तो उनमें से भी 30% का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि 70% का यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। अगर अपना ये 80-90% तक भी अपना यूटिलाइजेशन करते हैं तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू निकालने का दमखम मतलब रखता है। इसमें से काफ़ी अच्छा खासा इनको रेवेन्यू मिल सकता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। वहीं पर आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मेशन का जो बिजनेस है उसका देखेंगे तो वहाँ से 66% इनका कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर भी अभी 100% के आसपास नहीं पहुँचा है। वहीं पर यूनिट 2 इनका देखेंगे तो जो ओवरऑल कैपेसिटी है वहाँ से दोस्तों ये लोग 23% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भी अभी बहुत कम यूटिलाइजेशन हो रहा है। यूनिट थर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर भी 31% के आसपास का यूटिलाइजेशन हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो कंपनी है इसका अभी पूरा यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है, काफ़ी कम यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर ये अपनी कंपनी में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, मान लो 70-80%, 90% बढ़ेंगे, तो दोस्तों इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स नेटवर्क देखेंगे तो कंपनी के पास 22 ब्रांचेज हैं
दो वेयर हाउसेज हैं और 17 स्टेट में फैले हुए हैं और 1 यूनियन टेरिटरी में भी फैली हुई कंपनी है। और 478 डीलर्स है एंड दोस्तों डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वहीं पर दोस्तों 32% रेवेन्यू इनका यहाँ से आता है। और दोस्तों ये देखेंगे कि किस जोन से कितना रेवेन्यू आता है, इसको भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नॉर्थ नॉर्थ से देखेंगे आप तो 36% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। वेस्ट से देखेंगे तो 25% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। वहीं पर साउथ से देखेंगे तो 19% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। ईस्ट से 17-18% के आसपास का आ रहा है। सेंट्रल से देखेंगे तो 2% का रेवेन्यू आ रहा है। यानी कि दोस्तों इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे खासे ढंग से दोस्तों ये फैली हुई कंपनी नज़र आती है, जहाँ से ये ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल हर जगह से इनका रेवेन्यू आता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा खासा ये कंपनी कर सकती है। वहीं पर सेगमेंट वाइज देखेंगे कि किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू ये कंपनी निकाल रही है। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से देखेंगे तो 55-56% के आसपास का रेवेन्यू निकल रहा है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से देखेंगे तो 30% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। वहीं पर सोलर ईपीसी का जो बिजनेस है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, यहाँ पर से भी 9-10% के आसपास का रेवेन्यू निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है कंपनी देती है लाइक एएमसीज, वहाँ से 4-5% के आसपास का रेवेन्यू निकालती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इंडिया में तो फैली हुई है, इंडिया के बाद जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, तो यहाँ पर भी ये कंपनी फैली हुई नजर आती है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि बिकॉज दोस्तों मार्केट कैप काफ़ी छोटा है तो रिस्क का जो फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। आरओसी आरओई देखोगे तो काफ़ी ठीक ठाक नजर आएगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में ये कंपनी अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। वहीं पर सेल्स को देखोगे तो सेल्स में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ नजर आएगा। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार कंसिस्टेंसी नजर आती है। और जिस तरीके से जैसा इसका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और जिस तरीके से ये इंडिया में फैली हुई है, चारों कोनों में फैली हुई है, और इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज है वहां पर भी जिस तरीके से दोस्तों ये कंपनी फैलती हुई नजर आ रही है, तो आपको इस कंपनी पर डीपली स्टडी करने की जरूरत है। वहीं पर देखेंगे रिजर्व तो 74% के आसपास का, 74 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। कर्जा सिर्फ मतलब 67 करोड़ के आसपास का है, यानी कर्जा भी काफी ज्यादा इस कंपनी पर है, जो कि एक रिस्क फैक्टर जरूर बन जाता है। आपको रिस्क फैक्टर को नजरअंदाज किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। कंपनी का नाम देखेंगे दोस्तों तो प्रो स्टॉर्म इन्फो सिस्टम कंपनी का नाम है। और लिस्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई थी। लिस्टिंग के बाद भी दोस्तों ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती हुई नजर आई है। आपको उस पर भी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों मैक्सिमम जो हिस्सा है इनका शेयर का वो प्रमोटर खुद ही लेकर बैठे हुए हैं। बाकी या फाइस के पास छोटी सी हिस्सेदारी है, लेकिन डीआईस ने बड़ी हिस्सेदारी इसमें बनाई हुई है। आप देखेंगे पब्लिक के पास तो 10-10.5% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। मार्केट कैप इस कंपनी का 7,736 करोड़ का है, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है। 52 वीक हाई देखोगे तो 638 और 52 वीक लो देखोगे तो 486 है। और अब भी देखोगे तो 549 पर यह कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और पी देखते हो तो काफ़ी महंगा पी नजर आता है। जिस तरीके से मार्केट का माहौल है, जिस तरीके से मार्केट का मूड बना हुआ है, तो 96 का पी होना काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। आरओसी आरओई देखोगे तो ठीक ठाक ही नजर आएगा। फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। और कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो दोस्तों ये गैसेस में इनका मोस्टली बिजनेस होता है। जैसे रेवेन्यू वाइज देखेंगे कहाँ से कितना रेवेन्यू निकालती हुई नजर आ रही है। ऑक्सीजन में देखेंगे तो 48% का रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। नाइट्रोजन से 37% का रेवेन्यू आ रहा है। ऑर्गन से 9% का, एसिटिलीन से 2% का, हाइड्रोजन से 1.5%, कार्बन डाइऑक्साइड से 1.5% एंड अदर से 1% का बिजनेस आ रहा है। यानी कुल मिलाकर इनका जो मोस्टली बिजनेस है वो दोस्तों जो इंडस्ट्रियल गैसेस होते हैं, जो हॉस्टल गैसेस होते हैं, वहाँ से दोस्तों ये गैसेस से पैसा जनरेट करते हुए नजर आ रही है, वहाँ से ये रेवेन्यू बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे सेगमेंट वाइज किस इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू निकाल रही है कंपनी, तो फार्मास्यूटिकल और केमिकल से देखेंगे तो 29% के आसपास का रेवेन्यू आ रहा है। स्टील से 28% का रेवेन्यू आ रहा है। डीलर्स रिटेल नेटवर्क से 11% के आसपास का रेवेन्यू निकाल रही है कंपनी। और हेल्थ केयर से 8% का रेवेन्यू आ रहा है। एंड रेलवेज एंड एविएशन एरोस्पेस जो कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, यहाँ से भी दोस्तों 6% का रेवेन्यू निकाल रही है। डिफेंस से 4% का रेवेन्यू आ रहा है। और इंजीनियरिंग से आप देखेंगे तो 4% का रेवेन्यू आता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी दोस्तों डाइवर्सिफाई इनका भी बिजनेस है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो आपको इस कंपनी पर भी डीपली स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों डीलर एंड रिटेल नेटवर्क को देखेंगे तो दोस्तों और अभी आगे बढ़कर देखेंगे कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है।
तो रेलवे से जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग से 4% और पेट्रोकेमिकल से देखेंगे दोस्तों 3% का रेवेन्यू आ रहा है और अदर से 5% का रेवेन्यू आता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों इनका एक्सपेंशन प्लान भी चल मतलब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपेंशन प्लान भी इनका चलता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों कंपनी ने अभी एक फैसिलिटी ओपन किया है, कहाँ पे है ये, उलुबेरिया में है, जो कि सितंबर 2025 से दोस्तों ये कमीशन हो जाएगा, यानी सितंबर 2025 से ये इसका जो सेल्स का कारोबार है जहाँ वहाँ से भी ये प्रोडक्ट कमीशन हो जाएगा, कमीशनिंग हो जाएगा, यानी वहाँ से भी इनका जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो गैस बनाएंगे वो बिक्री के लिए रेडी हो जाएगा, तो वहाँ से भी ये पैसा जनरेट करते हुए नजर आ सकते हैं। इनके और भी आप देखेंगे तो फैसिलिटी लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको इस पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है दोस्तों, बिकॉज इसका सेल्स देखोगे तो सेल्स में काफ़ी शानदार ग्रोथ आपको नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ आपको नजर आएगा। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों रिजर्व देखोगे तो 467 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जे को कम होना एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। और कंपनी का नाम देखेंगे तो एलन बैरिस इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। और तीसरी कंपनी दोस्तों काफ़ी यूनिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी चौंकाती भी है, तो आपको ये सारा चीज़ देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों इस कंपनी में रिस्क फैक्टर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चौंकाता है कि क्या है। प्रमोटर के पास आप देखते हो तो 42% के आसपास का शेयर है, एफआईज के पास बड़ी हिस्सेदारी है, 24% के आसपास का हिस्सेदारी है, डीआईज के पास आप देखते हो तो 24% डीआईज भी लेकर बैठे हुए हैं और पब्लिक के पास मात्र 10% के आसपास का शेयर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस कंपनी को वो आगे बताऊंगा। मार्केट कैप आप देखते हो तो 12,595 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों ये कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और इसका 52 वीक हाई देखोगे तो 359 का है, 52 वीक लो देखोगे तो 287 का है, और करंट प्राइस देखोगे तो 338 का है, यानी 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज दोस्तों देखेंगे तो तमिलनाडु में फैली हुई नजर आती है, जिसको जो इनका 4,20,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स दोस्तों और 3,79,800 बैटरीज जो पैक्स होते हैं ये पर ईयर ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है, तो यानी कि बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती हुई कंपनी नज़र आ रही है। और देखेंगे तो इनका ये जो कंपनी है ये कंपनी अपना एक्सपेंशन भी करती हुई नज़र आ रही है, जो कि इनका एक्सपेंशन का प्लान आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में ये फैला हुआ है, तो वहाँ से भी फ्यूचर में काफ़ी बड़ा रेवेन्यू निकाल सकते हैं, जो कि ये कितना हो सकता है अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.42 मिलियन यूनिट्स एनुअली हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ से भी फ्यूचर में ये उठा सकते हैं, फ्यूचर में ये निकाल सकते हैं, जो कि ये जो फैसिलिटी महाराष्ट्र में इनकी लग रही है ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर मई 2025 से चालू हो जाएगा, यानी अभी तक चालू हो चुका होगा। और दोस्तों आप इस कंपनी के की पॉइंट डेटा को देखेंगे तो ये कंपनी 1,10,000 नंबर ऑफ व्हीकल्स हो मतलब सेल कर चुकी है। ईयर बाई ईयर ग्रोथ देखेंगे तो 19% का है, रिवेन्यू पर यूनिट देखेंगे तो 1,43,333 रुपया पड़ रहा है। वहीं पर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट है इसमें दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट का शेयर है 11.5% है, तो इनका बिजनेस ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। इनका जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बिजनेस है इस सेगमेंट में काम करती हुई नजर आ रही है। इस सेगमेंट में ये जो सेगमेंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और ग्रोथ भी काफ़ी शानदार हो रहा है, और कंपनी महाराष्ट्र में अपना फैसिलिटीज लगा भी रही है, जिसका फ्यूचर में इनको फायदा जरूर मिल सकता है और मिलने का दमखम रखता है। मिलेगा नहीं मिलेगा दोस्तों ये तो भविष्य के गर्त में छिपा रहता है। और ये जो कंपनी है इंडिया में तो फैली हुई है और इंडिया के बाहर भी दोस्तों जैसे नेपाल में, श्रीलंका में, यहाँ पर भी ये कंपनी फैली हुई नजर आ रही है और वहाँ पर चार्जर पॉइंट लगाते हुए नजर आ रही है। और दोस्तों कंपनी सेल्स देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये चौंकाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दोस्तों लगातार कंपनी घाटे में ही काम करती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये भी चौंकाएगा, बिकॉज नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर भी दोस्तों अभी कोई प्रॉफिट जनरेट करते हुए नजर नहीं आ रही, कंपनी के पास कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तो ये रिस्क फैक्टर है। बिकॉज दोस्तों कोई भी कंपनी अगर पैसा नहीं बचाती है, पैसा इनफैक्ट दोस्तों पैसा गंवाती हुई नजर आती है, तो आपको वहां पर चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों एफआईज और डीआईज ने जिस तरीके से इस कंपनी में अपना पकड़ बनाया है वो काफी चौंकाता जरूर है। रिजर्व 465 करोड़ का है और कर्जा देखोगे तो 619 करोड़ का है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा इतना ज्यादा होना और जो कंपनी पहले से कर्ज में है और लगातार
मतलब उसका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और रेवेन्यू तो मतलब जनरेट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों वो कंपनी कैश नहीं बना पा रही है, वो कंपनी घाटे में काम कर रही है। तो वहां पर ऐसा कर्जा होना ये काफी ज्यादा चौंकाता है, ये काफी बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए, आपको ये चीज जानना चाहिए। कंपनी का नाम एथर एनर्जीज है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बैटरीज में इस कंपनी का कारोबार है और काफी तेजी से ये कंपनी ग्रो भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुनाफे का ना जनरेट कर पाना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और बिल्कुल भी है। आपको ये चीज समझना होगा, आपको ये चीज बिल्कुल जानना होगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सीबीएसई एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए, दोस्तों देने की कोई कॉल लीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।